अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे आपको। मैं हूं दुआ जमील और मेरे साथ मौजूद हैं जमील सुखेरा। हमेशा की तरह आज की इस सुबह को भी हम शानदार बनाने के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं और आज की सुबह बहुत ताज़ा दम है। आज हमने सोचा, और मैं और दुआ जब ऑफिस आ रहे थे तो हमने सोचा आज के शो का आगाज़ कौन सी अच्छी बात से की जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एहसास की बात की जाए, कि एहसास एक बहुत हसास का नाम है। मतलब एहसास है तो ही सब कुछ है, एहसास है तो ही जिंदगी है। फिर हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, एहसास किस चीज़ को लीड करता है? बिल्कुल, अगर किसी शख्स के पास एहसास नहीं है तो डेफिनेट उसे रिश्तों की कदर नहीं होगी, उसे कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा, उसके अंदर एक दूसरे के लिए एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं होगा। तो जाहिर है आप अगर एहसास करते हैं रिश्तों में तो आपके अंदर एक कुर्बानी और प्यार एहसार का जज्बा पैदा होता है। और अगर ये कहा जाए जमील तो ये गलत नहीं होगा कि एहसास बुनियादी एक बुनियादी जुज का नाम है जो रिश्तों को परवान चढ़ाती है, चाहे वो आप किसी भी बेजान चीज का एहसास करते हैं या जानदार चीज का एहसास करते हैं। बिल्कुल, रिश्तों से हटकर भी, जिस तरह हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि अगर आप रास्ते में पड़ा कोई पत्थर भी हटाते हैं तो ये भी आप किसी का एहसास कर रहे हैं कि वो इससे टकरा ना जाए। अगर वो किसी बाइक पे या गाड़ी पर है तो उससे उसका नुकसान ना हो जाए। तो एहसास जिंदगी का वो अहम जुज़्व है कि शायद जिंदगी नाम ही इस चीज़ का है कि अगर एहसास है तो ज़िंदगी है, वरना नहीं। ये थी आज की अच्छी बात। बिल्कुल, और इस अच्छी बात के बाद हम बढ़ेंगे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर क्या है जमील? वो बड़ी खबर थी नहीं वो बड़ी खबर थी नहीं, मैंने बना दी है। नहीं 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 हम जब आ रहे थे, दुआ कह रही है अच्छा जब हम कल आ रहे थे जमील इस टाइम पे तो तब तो ऐसा मौसम नहीं था, इतने बादल नहीं थे, कल तो धूप निकली हुई थी, आज ऐसा क्यों है? तो हमने फिर मौसम को सारा रिसर्च किया, उसको देखा कि किस तरह महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि आने वाले चंद दिनों में बारिशों का इम्कान है, बर्फबारी का भी इम्कान है। तो लाहौर का मौसम तो इस वक्त कह सकते हैं कि अबर आलूद है, बादल है, ये एक्सपेक्टेड भी है कि बारिश हो सकती है। और जमील, ख़ासतौर पर ये जो जाती सर्दी होती है और मौसम का जो बदल जाना होता है तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि लोग एहतियात करें, बिला ज़रूरत सफ़र करने से गुरेज करें। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है तो उससे अच्छा है कि आप अम्ब्रेला यानी छतरी अपने पास रखें। अंबर कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि क्यों ना महकमा मौसमियात क्या कहता है, रिपोर्ट्स क्या कहती है। अंबर कुरैशी हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल्स ले लेते हैं। अंबर, क्या कहता है मौसम? जी बिल्कुल, मौसम काफ़ी खुशगवार है। लाहौर में जो है वो सर्दी इस वक्त बिल्कुल जारी है और ठंडी हवाएं भी सुबह से ही चल रही हैं और खुश्क सर्दी का जो सिलसिला है वो आज लाहौर में होगा। बारिश की जो आप बात कर रहे थे, बारिश जो है वो हम ज़्यादातर देख रहे हैं जो महकमा मौसमियात के मुताबिक वो है नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिसमें कलात है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसके अलावा जो है वो मरी के इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन लाहौर में जो है वो खुश्क सर्दी जो है वो जारी रहेगी और साथ ही ठंडी हवाएं भी चलेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है नॉर्दर्न एरियाज़ में जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है तो ठंड जो है वो यहाँ लाहौर में भी बढ़ जाती है और हल्की हल्की धूप जो है वो अब निकलना शुरू हो गई है। आप सही कह रहे थे कि कुछ देर पहले तो है वो मौसम बड़ा खुशगवार था, धूप नहीं निकली हुई थी, ठंड थी, अबर आलूद था, लेकिन अब हल्की हल्की धूप जो है वो निकलना शुरू हो गई और धूप में खड़े होने का इस वक्त बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब सर्दी में धूप में खड़ा हुआ जाए तो सर्दियों की धूप तो वैसे ही बहुत ही मीठी मालूम होती है। ओके अंबर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दो अहम खबरें हैं जी, एक तो ये है LNG टर्मिनल्स की गलत जोन में तामीर, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नैब की पोर्ट एंड शिपिंग इंक्वायरी एक बार फिर शुरू हो गई है। तो इसके लिए चलते हैं इस्लामाबाद, सोहेल भट्टी साहब के पास। सोहेल भट्टी साहब, कहां से आगाज करेंगे? बहुत शुक्रिया जमील। मामला ये है कि अभी गैस बहरान जो 2 माह कब पहले पैदा हुआ था उसकी इंक्वायरी हुई और उसके बाद भारी गैस के बिलों का मामला सामने आया। भारी गैस के बिलों के मामले के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अहम इजलास की सदारत करनी है। अभी ये मसला हल नहीं हुआ, लेकिन बदतरीन गैस बहरान ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जो LNG के 2 टर्मिनल्स तामीर किए थे माजी में, यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से, वो गलत जोन में तामीर किए गए थे। इस हवाले से स्टडीज सामने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी आकर इस मामले को टेकअप किया था। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि एंग्रो का LNG टर्मिनल और पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम का टर्मिनल
गलत जोन में लगाए गए हैं। एक तो यहाँ पर गहराई कम है समंदर की, और जैसे ही मौसम बदलता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जो हमारे LNG के कार्गो लंगर अंदाज नहीं हो सकते। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ PSO को एक कार्गो जो LNG लेकर पोर्ट कासिम के एरिया में पहुंचा था वो एंग्रो के टर्मिनल पर लंगर अंदाज नहीं हो सका, जिसके नतीजे में 400 मिलियन क्यूबिक फीट का गुज़श्ता रोज़ शॉर्टफॉल बढ़ गया था। LNG की सप्लाई टर्मिनल से, दोनों टर्मिनल से 1000 से कम होकर 600 हो गई थी। और आज ये कहा जा रहा है कि मौसम मजीद खराब होगा, क्योंकि हवाएं 18 नॉट्स की बजाय 30 नॉट्स तक जाने का इम्कान है, जिसके नतीजे में दूसरा LNG का कार्गो जो कि PLL कंपनी ने खरीदा है वो भी लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। अच्छा, एक मिनट सुहेल भट्टी साहब, ठीक है, ये एक अहम मामला है, और जिस तरह आप एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर आते हैं हमारे नाज़रीन के लिए। अब देखिए, मामला पहला तो ये है कि ये कब पता चला कि ये टर्मिनल्स गलत जोन में बने हैं, और दूसरा ये, अगर ये गलत जोन में बने हैं तो और क्या ऑप्शन थी, और कहां पर बन सकते थे ये टर्मिनल्स? जमील, देखिए, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से जब LNG की टर्मिनल्स की तमीर का सिलसिला शुरू किया गया था 2014 में ही ये पॉइंट आउट कर दिया गया था कि यहाँ पर टर्मिनल्स नहीं लगने चाहिए, चूंकि एंग्रो को पहले टर्मिनल अवार्ड होना था। नून लीग की गवर्नमेंट इस हवाले से क्लियर थी, और एंग्रो के पास इस जगह के ऊपर जहां पर उनका LNG की टर्मिनल, पहले से LPG का टर्मिनल मौजूद था, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। एंग्रो को फैसिलिटेट करने के लिए गलत जोन के अंदर पहले LNG का टर्मिनल लगाया गया, और दूसरा टर्मिनल भी शाहिद खान अब्बासी साहब ने वहीं लगाया। आप जहां तक आपका सवाल था, एग्जैक्टली पोर्ट कासिम के एरिया के अंदर एक अलग सी जगह मौजूद है जो कि LNG के जोन के लिए मुख्तस की गई है। आलमी इदारों की स्टडी के ऐन मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि हम मौजूदा टर्मिनल्स को भी शिफ्ट करने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ये शिफ्टिंग का सिलसिला अभी तो शुरू होता दिखाई नहीं देता। अब मामला ये है कि जब हमारे दोनों कार्गो तामीर होने चाहिए थे, और अब इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन है क्या? ये जहाज कब तक लंगर अंदाज हो सकते हैं ताकि ये शॉर्टफॉल कम हो सके? देखिए, अगर मौसम आज ठीक ना हुआ तो ये दूसरा LNG के कार्गो भी लंगर अंदाज नहीं होगा। गैस शॉर्टफॉल 400 से बढ़ता हुआ 780 MMCFD तक पहुंचेगा, जिसके नतीजे में इस वक्त हमारे CNG स्टेशन बंद हो चुके हैं, सरकारी पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं, खाद के कारखानों को गैस की सप्लाई बंद की जा चुकी है, और उसके साथ साथ नॉन जीरो रेटेड जनरल जो इंडस्ट्री है उसको गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है। आज शाम से पंजाब के घरेलू सार्फिन को भी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, उनके चूल्हे भी बुझने का खदशा है। और जहां तक आपने बात की, पोर्ट कासिम के एरिया के अंदर ही LNG जोन मुख्तस किया गया है, जहां पे हुकूमत ने मार्किंग की हुई है कि यहां पर LNG की टर्मिनल लगने चाहिए, जहां पर मौसम खराब भी हो, आपके कार्गोस फिर भी लंगर अंदाज हो सकते हैं। लेकिन उस LNG के जोन के अंदर, जिसका नाम LNG जोन है, वहां पर टर्मिनल तमीर नहीं किए गए। जैसे ही मौसम बदलता है, या तो लो टाइड्स हों, उसके नतीजे में भी हमारा इस चैनल के अंदर हमारे कार्गोज नहीं पहुंच सकते। हवाएं तेज चलना शुरू हों, इस एरिया के ऊपर हमारे कार्गोज लंगर अंदाज नहीं हो सकते, जिसके नतीजे में हमारी RLNG की सप्लाई मुतासिर होती है। यही सबसे बड़ी वजह है। लेकिन उम्मीद तो की जा रही है कि मार्च के अंदर मौसम बेहतर होने के नतीजे में शॉर्टफॉल कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, द पॉइंट इज, भट्टी साहब के पोर्ट कासिम मुख्तस था इन जोन्स के लिए, लेकिन एंग्रो को फैसिलिटेट करने के लिए अब ये जोन बनाया गया, लेकिन खराब मौसम के बायस लंगरदाज नहीं हो सकते वहां पे। अब जिस तरह आप बता रहे हैं, LNG का शॉर्टफॉल की मेन वजह भी यही है। आगे बढ़ते हैं, पोर्ट एंड शिपिंग का जो दूसरा मामला है उसकी डिटेल क्या है? जमील, दूसरा मामला ये है कि नैब कराची की जानिब से एक पोर्ट एंड शिपिंग से वाबस्ता एक बहुत बड़े स्कैंडल की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। नैब कराची के रीजनल बोर्ड ने इस मामले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी दी है, चूँकि इससे पहले जो कि नैब कराची को शिकायत मसूल हुई थी कि कराची की बंदरगाहों पर वाक़या कुछ टर्मिनल ऑपरेटर्स, कुछ शिपिंग कंपनियाँ और उनके एजेंट्स पाकिस्तानी इंपोर्टर से ना सिर्फ खिलाफ कानून इजाफी वसूलियाँ करते हैं, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उससे ज़्यादा उनसे वसूलियाँ की जाती हैं, उनके वहाँ पर होल्ड कर लिया जाता है, और उसके साथ साथ जब उनसे पाकिस्तान के कस्टम्स एक्ट 1969 के सेक्शन 1440A का हवाला दिया जाए कि आप ये खिलाफ कानून इकदाम कर रहे हैं, तो कस्टम्स हुकाम भी ऐसी कंपनियों को फैसिलिटेट करते हैं। नैब को जो तहरीरी तौर पर शिकायत मसूल हुई थी और जो नैब के दस्तावेज हमें मसूल हुए, उसके मुताबिक गुज़श्ता 8 से 9 सालों के दौरान 610 अरब रुपए खिलाफ कानून मुख्तलिफ पाकिस्तानी ताजरों से वसूल किए गए हैं। ये पोर्ट एंड शिपिंग से वाबस्ता एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसकी नैब कराची के बोर्ड ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंप्लेंट को वेरीफाई किया है कि आया क्या ये शिकायत दुरुस्त है।
जब अब ये इस रीजनल बोर्ड के सामने रखा गया कि जी एग्जैक्टली ये शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है, जिसके नतीजे में अब नैब के रीजनल बोर्ड ने इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी दी है। इसके अंदर अगर हम बात करें, इस इंक्वायरी के 2 से 3 पार्ट हैं। पहला मामला ये है कि पोर्ट कासिम के ऊपर एक टर्मिनल ऑपरेटर था जिसके 75% शेयर डीपी वर्ल्ड को दिए गए, जहां पर भारतीय बैठे हुए थे। एससीसीपी के सरकारी दस्तावेज मौसूल हुए। बाकायदा तौर पर भारतीय शहरी हैं, तो किसने इनको इन ओहदों पर तैनात किया? जी एग्जैक्टली, दोनों भारतीय शहरी हैं। वजारत दाखिला की क्लियरेंस भी नहीं हासिल की गई थी। डीपी वर्ल्ड कंपनी के जो शेयर फरोख्त किए गए, जो एक टर्मिनल ऑपरेटर है जिसका नाम QICT है, उन्होंने अपने शेयर्स इस कंपनी को फरोख्त किए, लेकिन इसके लिए लाजिम था कि अब सबसे पहले वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करते। SCCP से इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो दोनों मेंबरान थे, जो कि भारतीय हैं और भारत के अंदर मुख्तलिफ भारतीय पोर्ट्स के ऊपर ये काम करते रहे, इनका डाटा वहां पर ओपनली अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद कि SCCP से मंजूरी नहीं मिली थी, वजारत दाखिला ने क्लियरेंस नहीं दी थी, इन लोगों ने 12 दिसंबर 2018 तक खिदमात सर अंजाम दी। जब वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मादरत का इजहार किया तो SCCP को कन्वे किया गया कि हमने इनको हटा दिया है। अच्छा, एक मिनट भट्टी साहब, एक मिनट, कितने साल से ये तैनाती कितने साल से थी? और दिसंबर 2018 का जो आपने रेफरेंस दिया, जब वजारत दाखिला ने नई क्लियरेंस दी, तो लाइक समझ ये नहीं आ रही कि पोर्ट एंड शिपिंग का ये मामला कि बहुत से कंटेनर्स वहां पर पड़े रहते हैं, बहुत सी वहां पर घपले होते हैं, करप्शन होती है, मामला तो बड़ा पुराना है। क्या ये एक केस है जिसकी वजह से नैब अब हरकत में आया है? जी बहुत हसास नौइयत का केस है और ये अप्रैल 2018 के अंदर इन दोनों भारतीय शहरियों को यहाँ पर तैनात किया गया था। उसके बाद SCCP को खत लिखा गया कि हमने इन दोनों शहरियों को यहाँ इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया है। SCCP ने इस मामले को वजारत दाखिला को अरसाल कर दिया। अभी वहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस जब ना मिल सकी तो 12 दिसंबर 2018 को इनको यहाँ से SCCP को बताया गया कि हमने इनको अलग कर दिया है, लेकिन नैब इस मामले की अब तहकीकात कर रहा है। उसके साथ साथ एक और दूसरा मामला जो कि मेल शिपिंग कंपनी से मुतल्लिक है, ये कंपनी भी SRO 2015 की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाई गई। पाकिस्तानी ताजरों से खिलाफ कानून इजाफी वसूलियां की गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस मामले को टेकअप किया, लेकिन अब नैब हरकत में आई है। चूंकि इससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को सेल टैक्स 13% जमा नहीं करवाया जाता था, एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर खिलाफ ज़ाब्ता इकदाम का सिलसिला जारी था, जिसके नतीजे में भट्टी साहब एक सवाल और पैदा होता है इसमें कि अगर एक सवाल और पैदा होता है, अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 तक ये तैनाती रही है, ये भारतीय शहरी यहां पर काम करते रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है वजारत दाखिला ने तो छानबीन के बाद इजाजत नहीं दी, क्लियरेंस नहीं दी। SCCP किस सीमा पर ये कर रहा था? जिन कंपनीज के थ्रू ये काम कर रहे थे, करप्शन का इतना बड़ा केस है, तो सरपरस्ते आला कौन था? आप देखिए, यहाँ पर सरपरस्ते आला का तयन करने के लिए नैब ही इंक्वायरी कर रहा है। जो नैब को शिकायत मसूल हुई थी, जिसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर इन दोनों कंपनियों से वाबस्ता जो अफराद हैं, तकरीबन 65 ऑफिसर्स हैं जिनके नाम वहाँ पर दर्ज किए गए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी मुबैना तौर के ऊपर आयद की गई है। अब नैब ने इस मामले का तयन करना है, चूंकि वाज़े तौर के ऊपर पोर्ट कासिम का एरिया जो कि एक स्ट्रेटेजिक नेचर का पोर्ट है, वहां पर किस तरीके के साथ भारतीय शहरियों को अपॉइंट किया गया, किस तरीके के साथ 75% शेयर डीपी वर्ल्ड को फरोख्त किए गए, और वो कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर SCCP से उसके भी क्लियरेंस हासिल नहीं की गई थी, SCCP ने मंजूरी नहीं दी थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर इन भारतीय शहरियों को अपॉइंट किया गया। और उसके बाद पाकिस्तानी ताजरों के साथ जो हशर हुआ वहां पर, जो उन्होंने शिकायत दी, जो उन्होंने FIR कटवाने के लिए थानों का रजू किया, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन अब नैब की इसके हवाले से कलीदी रोल अदा कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैंडल है। नैब से सिफारिश की गई है कि 610 हमारे नाज़रीन को अपडेट भी कर रहे हैं, और नैब ले लिया है, जाहिर है इसकी तहकीकात होंगी और फैक्ट सामने आएंगे। बढ़ते हैं और रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बिल्कुल, कौन कौन से अहम केसेस आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात हैं? इमरान वसीम हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जानते हैं। इमरान, कौन कौन से अहम केसेस हैं आज जिनकी समात होगी सुप्रीम कोर्ट में? जी, सबसे अहम जो मुकदमा है वो बहरिया टाउन के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं कराची, रावलपिंडी और मरी के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे रखी है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो जमीन हासिल की गई थी, जो सरकारी जमीन का हसूल हुआ था, वो गैर कानूनी हुआ था और इंतहाई अर्जा दामों ये जमीन जो है वो खरीदी गई थी बहरिया टाउन की जानिब से। तो जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो आज इस अमल दरामद केस की समाअत करेगा। फैसले पर अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी
गुज़िश्ता समाअत पर मलिक रियाज के जो वकील हैं उनकी जानिब से मामले को सेटल करने के लिए कोई 300 अरब की पेशकश जो है वो की गई थी कि बहरिया टाउन जो है तीनों प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ 325 अरब रुपए जो है वो देने को तैयार है। लेकिन जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था उनकी जानिब से कहा गया था कि 300 अरब रुपए तो सिर्फ कराची प्रोजेक्ट के हवाले से बनते हैं, इस रकम को मजीद बढ़ाया जाए। अच्छा इमरान, मुझे याद आ रहा है ये 200 अरब से बात शुरू हुई थी, 200 से 250, 250 से 300 और 350 में अब ये जारी है बात। तो अंदर की कहानी है क्या इमरान? लाइक कोई फिगर चाहिए क्या? ये कोई खबर आई बाहर? देखिए, ये अदालती कार्रवाई है, यहाँ पर अंदर की कार्रवाई के हवाले से कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए जो है ये तमाम कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा माजी में अगर जाते हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस साकिन निसार, उनकी जानिब से पहले 1000 अरब जो है वो बहरिया टाउन से मांगा गया था, फिर बाद में 500 अरब रुपए की पेशकश की गई थी कि 500 अरब रुपए बहरिया टाउन दे दे तो उनके जो मामलात हैं इनको सेटल करने के हवाले से मामले पर गौर किया जा सकता है। वो खुद इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो जो अमल दरामद बेंच है उनसे जरूर बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन मलिक रियाज ने इस पेशकश को जो 500 अरब की गई थी कबूल नहीं किया था। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है गुज़िश्ता साल, बिल्कुल ये तफसील है, जाहिर है अदालती मामलात है। इमरान आगे और बताइएगा, और बड़े कौन कौन से केसेस हैं जिनकी समाअत आज होने जा रही है? इसके अलावा जो अहम मुकदमा है जो गन्ने की फसल, उसके जो किसानों की जो अदम अदायगियां थी, इस मामले के ऊपर एक खुद नोटिस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये मुकदमा भी काफी अरसे के बाद समाअत के लिए लगाया गया है और नया बेंच इसके लिए तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस गुलजार अहमद और उनके साथ जस्टिस फैसल और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं। बेशतर जो शुगर मिलें थी, जिनमें मदीना शुगर मिल है, उन्होंने 100% अपने किसानों को जो है गन्ने की फसल की अदायगी कर दी थी। इसके अलावा जो जहांगीर तरीन हैं उनकी जानिब से तकरीबन कोई 60 से 70% जो है वो गुज़िश्ता साल किसानों को फसल की अदायगियां कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये मामला जो है वो इल्तमाम में चला गया और तकरीबन महीनों बाद ये दोबारा केस समाअत के लिए लगा है। इसके अलावा मियानी साहब कब्रिस्तान की तजावुज़ात का मामला है, जो तजावुज़ात हटाई गई थी इंतजामिया की जानिब से, उस पर जो मुतासर फरीक हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। इसके हवाले से भी जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो आज इस केस की समाअत करेगा। ठीक है, ओके इमरान वसीम, यही 3 केसेस हैं जो आपने बताए, इसके अलावा भी आम केस है कोई और? बहुत शुक्रिया आपका। बहरिया टाउन केस है, गन्ने की फसल अज़खुद नोटिस केस है, उसकी समाअत है, मियानी साहब कब्रिस्तान वाला मामला भी है। हमारे पास क्या खबरें हैं? और सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग 4, और ये वो खबर है जिसका बड़ा शौक है देखने वालों को, यकीनन बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे कि क्या हम अपडेट करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां तो तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं और अब टिकट्स की फरोख्त का काम भी शुरू हो गया। हाँ, ये सबसे अहम मामला है कि टिकट्स, हमने लास्ट टाइम भी देखा कि किस तरह बैंक्स के बाहर रश था, लाइंस लगी हुई थी, ऑनलाइन टिकट्स, रातों रात ऑनलाइन टिकट्स बिक गई थी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि बैंक से भी वो टिकट नहीं मिल रही थी। तो ये मामला बहुत अहम है। और इस वक्त मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कैसे हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब? पाकिस्तान सुपर लीग 4, और कहा जा रहा है कि टिकट्स पहले से महंगी हो गई हैं, आपके ख्याल में महंगी करने की क्या वजह है? अब ज्यादा लोगों का रश तो हो नहीं सकेगा स्टेडियम में? बहुत बहुत शुक्रिया दुआ। सबसे पहले मेरी जानिब से आपको और जमील को बहुत बहुत मुबारक हो ये नया शो शुरू करने पर। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। तो जहाँ तक PSL की बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 12,000 रुपए का टिकट कौन लेगा, और 500 रुपए का कम से कम टिकट है। और टिकटों के लिए हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड चल निकला है जमील, कि लोग ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स, मुफ्त के टिकट्स लेने के चक्कर में रहते हैं। जो आदमी बेचारा पैसे लेकर लाइन में लगता है बैंक की, उसे टिकट नहीं मिलता। तो इनको खुद सोचना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को कि पाकिस्तान में वैसे ही 3 मार्च 2009 के बाद से मुकम्मल तौर से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, तो टिकट जरा सस्ते रखे जाए और गुंजाइश भी कम है। आप देखें, कराची में मैं हूँ, कराची में जब PSL का फाइनल हुआ तो तकरीबन 2-2.5 करोड़ की आबादी वाले कराची में हर शख्स टिकट के पीछे लगा हुआ था, और तकरीबन आप देखें नेशनल स्टेडियम की 25-26 हजार की कैपेसिटी है, तो कोई भी अकोमोडेट नहीं हो सका। तो आई थिंक आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए इस हवाले से कि टिकटों की कीमत कम रखी जाए और वो आसानी से अवेलेबल हो,
क्योंकि लोग बल्क में टिकट खरीद के फिर फ्लैग भी करते हैं। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ पॉइंट आउट करना चाहता मिर्जा साहब, आई डोंट नो, आप भी एक अच्छी सजेशन दे सकते हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए। एवरीवन नोज कि एक लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड लोग उस स्टेडियम में हो सके बैठ सकेंगे, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि बैलेटिंग की जाए और टिकट की जो कीमत है वो एक ही रखी जाए, ना कि 500 से लेके 12,000 तक का टिकट फरोख्त किया जाए, फिर बहुत से लोग इन्वेस्टर टाइप उसको खरीद लें फिर उसको ब्लैक में सेल करें। देखिए जमील, बैलेटिंग में चूंकि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आप देखें बाल जगहों पर लोग एतराज करते हैं कि बेईमानी हो गई। बैलेटिंग में भी कोई ना कोई चक्कर चल सकता है, हम लोग इतने रहीन हैं कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप ध्यान में रखें। मेरे ख्याल में बैलेटिंग के बजाय मेरी तो अपनी सजेशन यही है कि लोगों को मैच शुरू होने से 2-3 घंटे पहले विंडो से टिकट बेचे जाए और एक आदमी को 2 या 4 टिकट दिए जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में। उससे जो है ना, लोगों को, लोग ग्राउंड में जल्दी पहुंचेंगे, डिसिप्लिन होगा, टिकट लेंगे। वरना ब्लैक वाले, आप देखें, मैं जाता हूँ PSL में दुबई में, वहां पर भी दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर टिकट जो है वो ब्लैक वाले बेच रहे होते हैं। तो अगर इस तरीके से विंडो टिकटिंग शुरू की जाए तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा, खासतौर पर जो आम तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी टिकट। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम स्पोर्ट्स का खास तौर पर इंसाइक्लोपीडिया भी इनको कहते हैं, और थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे शो के लिए हमें बेस्ट विशेस भी दी। एक ब्रेक लेनी है अभी। बिल्कुल जी, ब्रेक का टाइम हो चुका है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बहुत सारी खबरें भी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, और कुछ खास मेहमान भी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन आपने कहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वादा किया था कि ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बहुत सारी आपसे बातें करेंगे, हमारा सेगमेंट जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत के मुतालिक जो आपके कंसर्न्स हैं वो भी आपको इंफॉर्मेशन दे सकें। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, और ख़ास तौर पर मैं इनके तारुफ में जाने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, ये आजकल हर घर का मसला है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं। और सिर्फ पहले सोचा जाता था जब हम पेन की बात करते थे कि जोड़ों में दर्द है, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द है, तो वो सिर्फ बूढ़ों को होता है, तो ऐसी बात नहीं है। ये बूढ़ों में नहीं होता बल्कि जवानों में भी होता है, छोटे बच्चों में भी पेन हो सकता है। तो पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, ऑक्यूपंक्चर, खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब आपको। आप आगाज करेंगे। नहीं, एक चीज ऐड करना चाह रहा था डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले कि लाइक आपको जोड़ों का दर्द है, आपको मस्कुलर पेन है, तो उसके डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है ये बेसिकली पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिकल पेन हो या फिर कोई भी पेन हो। ऑक्यूपंक्चर जी, एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द थिंग्स जिसके साथ आप पेन मैनेज करते हैं जी। इस वक्त जो आलमी इदारा सेहत है उसके मुताबिक 80% पेन जो है वो एक्यूपंक्चर आराम से मैनेज कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो ये है कि पेन, जिस तरह अभी आप बात कर रही थी, मैडम भी बात कर रही थी, कि छोटे बच्चों तक को आप सोचें कि आपके मोबाइल फ़ोन ने एक नई बीमारी ईजाद की है जिसको टेक्स्ट नेक कहते हैं। टेक्स्ट का मतलब लिखने, मैसेज से, उसकी नेक। सो वी आर सीइंग इट इन 13 to 14 year old चिल्ड्रन, कि जो सारा दिन बैठ के और टेक्सटिंग करते हुए तो जो स्पाइन का नॉर्मल जो लॉर्डोसिस है, जो कर्व है, वो ख़त्म होता जाता है एंड यू स्टार्ट हैविंग पेन जी। सो पेन इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम जब पैदा होते हैं तब से दर्द में हम चलते हैं और आखिर तक दर्द में जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसकी वजूहात क्या होती हैं? अगर हम, जैसे आपने एक मोबाइल का दिया कि हम टेक्स्ट करते हैं तो वो कोई एज का कोई भी बंदा हो उसको पेन हो सकता है, तो इसकी क्या बेसिक रीजंस क्या होती हैं? पेन जी, पेन बेसिकली तो एक अलार्म फंक्शन है। मालिक ने जिस्म के अंदर दिया हुआ है कि आपकी बॉडी में कोई तकलीफ होने लगी है तो वो आपको अलार्म हो जाए। जैसे आपका अगर गर्म चीज़ के ऊपर पाँव आए तो आप अपना पीछे हाथ पाँव उठाते हैं। तो पेन जब एक हद से ज़्यादा गुजर जाए, मेरा सवाल है कि 3 हफ्ते एक पेन है अनडायग्नोज्ड, एक आदमी है वो कहता है जी मेरे यहाँ पे दर्द है टेम्पल में, 3 हफ्ते से आपने पूरा इलाज सब देख लिया है, वो नहीं मिला कि क्यों है। अब आप उसको क्या कहेंगे? क्या वो दर्द है, वो सिर्फ अलामत है, या वो बीमारी में कन्वर्ट हो गई? अगर एक आदमी को नाखून में दर्द है और वो सालों साल है, तो आपके ख्याल में वो उसके दिमाग से लेकर उसकी किन किन चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगी?
सो पेन मैनेजमेंट इस वक्त दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। एक्यूपंक्चर जो है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि हम कोई फार्मास्यूटिकल इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे। अब यानी अगर मैंने सपोज किसी को कैंसर पेन है तो अब हमारे पास सिर्फ इलाज ये था कि हम उसको नर्व ब्लॉक कर दें। आप जहाँ से मैसेज आ रहा है आप उसी को ब्लॉक कर दें। उसके अपने बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, क्योंकि आप अगर मेरे बाजू को ब्लॉक करेंगे तो दिमाग के अंदर जो मेरा पोर्शन है बाजू का वो भी ब्लॉक हो गया। सो यू सी इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड पेन मैनेजमेंट। सो इस वक्त वी आर लुकिंग एट कि हम वो वाले तरीके इस्तेमाल करें जिसमें हम लोगों को दवाइयाँ ना खिलाएं। पूरी दुनिया में इस वक्त ओपियम क्राइसिस उसको कहते हैं कि अफीम का क्राइसिस आया हुआ है, क्योंकि हमारी जितने भी मेजर पेन किलर्स हैं रोजाना हमारी माइंड उनमें सब में ओपियम है, उन सब में मॉर्फिन है। सो और जो एनसेड्स हैं, जो वैसे ही हम जैसा जो डिस्प्रिन इस तरह की चीज़ें हैं, वो जब हम खाते हैं तो वो उनसे हमारा मैदा खराब होता है, उसके साइड इफेक्ट्स और ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब लाइक आप पेन को अगर ट्रीट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूपंक्चर से ट्रीट करते हैं? एक्यूपंक्चर सबसे पहली चीज़ है जिसको मैं ट्राई करता हूं। ओके, उसके अलावा क्या? उसके अलावा देखें, एक्यूपंक्चर के ऊपर बेस करते हुए वी हैव गॉट ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शंस जो कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में लगते हैं। देन वी हैव गॉट PRP, हमारे पास प्रोलोथेरेपी है, हमारे पास मीजोथेरेपी है। अब तो आके लेजर्स तक जो हैं वो एक्यूपंक्चर पॉइंट के अंदर उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि लेजर्स तक जो है वी कैन यूज लेजर्स ऑन एक्यूपंक्चर पॉइंट। तो डॉक्टर साहब किस स्टेज पर जाकर आप पेशेंट को कहते हैं कि नहीं अब आपको सीरियस इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखिए, पेन सबसे बड़ी इमरजेंसी है। आप अस्पताल में किसी में भी चले जाएं, जो आदमी शोर मचा रहा है कि मुझे दर्द है, वो इमरजेंसी है। सो उसको जितनी जल्दी मैनेज करें। यानी इस वक्त पहले हम चलो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, इन चीज़ों को हम वाइटल साइंस कहते थे। इस वक्त हम मरीज से पहली बात जो पूछते हैं, पांचवी बात जो पूछनी है वो आपने पूछनी है कि तुझे दर्द तो नहीं है कहीं पे? एग्जैक्टली। सो आपने दर्द मैनेज करना जो है वो मेडिकल इमरजेंसी कंसिडर की जाती है, स्पेशली जो बाकी बॉडी की दर्द होती हैं। लेकिन सिवाय एक पेट की दर्द में उसमें हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि लेकिन डॉक्टर साहब जो आप जिस पेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आपका जो तरीका इलाज है उसमें ऑरल कोई दवाई नहीं है? बहुत कम है जी, बहुत कम। और वो किस हद तक है? मैक्सिमम जी, मैं जो अपनी प्रैक्टिस में मैं 3 दिन से ज़्यादा कोई भी पेन किलर नहीं देता। ओके। मैं 3 दिन से ज़्यादा, बहुत रेयर होता है कि मुझे मॉर्फिन किसी को देनी पड़े। लेकिन मॉर्फिन बाज़ जगहों पे आपको रिक्वायर्ड होती है। हमारा पेशेंट बर्दाश्त में उस लेवल तक नहीं जाता जिस लेवल तक बर्दाश्त की ज़रूरत है। अच्छा, अब क्यों ना डॉक्टर साहब से ये भी पूछा जाए कि जिन तरीका कार का आपने जिक्र किया, जिसमें ऑक्यूपंक्चर भी है, जिसमें PRP भी है, लेजर भी है, ये भी ज़रा बताएं इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर? जी देखें, एक्यूपंक्चर जो है आपने सुना होगा, वो ज़माना गुजर गया जब एक्यूपंक्चर जो था वो सिर्फ आप नीडल लेते थे और वो लेके थिन सी नीडल होती थी, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते थे, उनमें दाखिल कर देते थे। अब ये है कि आप जो मेडिकल की दवाइयाँ मौजूद हैं वो आप लें और उनको सिरिंज में डाल के एंड यू इंजेक्ट देम, और उनकी बहुत लो डोज चाहिए एंड यू इंजेक्ट देम इनटू द एक्यूपंक्चर पॉइंट। सो वो क्योंकि बिकॉज वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो हैं वो पूरी बॉडी के साथ रिलेट कर रहे हैं। इट्स अ नेटवर्क, 365 जो आइडेंटिफाइड एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, वो बेसिकली वो कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है, वो न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स हैं, बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने स्पेसिफिक रोल्स हैं। जब आप खाली आप बचपन को याद करें या अभी भी याद करें, सर में दर्द होता है, आप ये पकड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्यों पकड़ते हैं? ये पॉइंट है, ये एक्यूपंक्चर का पॉइंट है, इसको ताई यांग कहते हैं, द ग्रेटर यांग। सो ये पॉइंट आप पकड़ते हैं, या माँ पकड़ती थी तो वो यहाँ से पकड़ के और लेके आती थी, तो वो क्या कर रही होती थी? दैट वाज एक्यूप्रेशर। सो एक्यूप्रेशर से स्टार्ट करें और एक्यूपंक्चर तक, और उसके बाद इसमें जो मेजर इंटरवेंशंस हैं वो ये है कि जिस तरह ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ट्रिगर पॉइंट कहते हैं कि अगर सपोज मुझे ये दर्द हो रही है और मैं यहाँ से दबाता हूँ और ये दर्द रिप्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे दर्द हो रही थी, मैं आपके पास आया, आप डॉक्टर थे, आपने मुझे यहाँ से दबाया, मुझे यहाँ पे वो रिप्रोड्यूस होगी। सो दैट मीन्स दिस इज अ ट्रिगर पॉइंट। यहाँ से मैं दबा रहा हूँ तो ट्रिगर हो रही है। सो व्हेन यू इंजेक्ट इनटू दिस पॉइंट, या इसमें नीडल लगाएंगे, ये दर्द डिसअपीयर कर जाएगी। Okay. So why it will disappear is because there are connections in the brain. You are sending a message to the brain कि यहाँ पे problem है, okay, get rid of this. So this is holistic medicine. This is the other level of medicine. तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो पहले ऑक्यूप्रेशर से स्टार्ट हुआ
लाइक बहुत हम देखते थे और सुनते थे कि लाइक अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन है तो ये हिस्सा दबाएं तो ठीक हो जाएगा। इट मींस कि अगर वो बहुत सीवियर पेन है तो वो अब प्रेशर से एक्यूपंक्चर से होता हुआ अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया जी। यू स्टार्ट इंजेक्टिंग इनटू द पॉइंट, यू स्टार्ट यूजिंग लेजर्स ऑन द पॉइंट, यू स्टार्ट यूजिंग माइक्रो करंट्स ऑन द पॉइंट। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर नाउ बीइंग डन थ्रू एक्यूपंक्चर। लेकिन साइड इफेक्ट्स इसके अभी तक कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं है जी। ऑलमोस्ट 1 बिलियन ट्रीटमेंट्स हर साल होती हैं, 1 अरब। लेकिन इसमें यानी अगर डाटा जो आप कंपेयर करें तो देर आर ओनली 3 to 4 साइड इफेक्ट्स, वो भी सिर्फ लोकल कोलैप्स के कि जी गलत अगर इंटरवेंशनिस्ट ने नीडल गलत लगा दी है तो थोड़ा सी ब्लीड कर जाएगा, आपने ज़्यादा उसको स्टिमुलेट कर दिया है तो थोड़ी बेहोशी हो सकती है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी है, कोई डाटा में नहीं है इस वक्त साइंटिफिक डाटा। लिविंग स्टाइल कितना मैटर करता है? आपको कहीं पेन है तो आपका लिविंग स्टाइल चेंज होना चाहिए, आप जैसे पेन से पहले रह रहे हो वैसे ही रहना चाहिए। देखिए जी, स्टाइल ऑफ लिविंग जो है, ये लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज करना जो है वो या उसको चेंज करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। मज़हब उधर से स्टार्ट करता है कि लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए। लाइफस्टाइल चेंज किए बगैर आप सेहत नहीं अचीव कर सकते। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे खांसी होगी, आज नहीं हो रही है, 10 साल के बाद होगी, बट होगी। सो अगर मैं खांसी से बचना चाहता हूँ तो आई हैव टू चेंज माई लाइफस्टाइल। अगर मैं गर्दन की दर्द से बचना चाहता हूँ तो मुझे कंप्यूटर थोड़ा सा उठा के अपनी आई लेवल पे लाना पड़ेगा। मुझे अपने आप को अपने पोस्चर से लेकर एर्गोनॉमिक जी, अब मतलब हमारी ये सीटें बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, दीज आर नॉट एर्गोनॉमिक। इनको बॉडी के हिसाब से नहीं बनाया गया। पूरी दुनिया में इस वक्त बॉडी के हिसाब से फर्नीचर है। आपके बेड से लेकर एक एक चीज़ जो है वो आपकी बॉडी से ही रिलेट करता हुआ कि आपकी बॉडी के जो पोस्चर्स हैं उनमें वो सारा मैनेज करे। बट अभी हम थोड़ा सा हमें काम करना है इसे। ओके, लेकिन पाकिस्तान में किस हद तक इस पे काम हो रहा है? लोग पेशेंट्स सेटिस्फाई हैं? क्या इस ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, मतलब है इसमें दुख की बात, मेरी डिग्री अभी तक रिकग्नाइज नहीं है। पेन मैनेजमेंट इज नॉट अ वैलिड फील्ड इन पाकिस्तान, अंडर पाकिस्तान। लेकिन पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में जी, पूरी दुनिया में। आई एम कॉलिंग फ्रॉम यूएसए। सो वो पीएमडीसी जो है वो उसको पेन को एज सच फील्ड नहीं मानती। एक्यूपंक्चर पे हमारे बहुत सारा काम हो रहा है। आप सोचें कि 140 कंट्रीज में इट्स अ रिकग्नाइज्ड ट्रीटमेंट, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान का जो एक्यूपंक्चरिस्ट है वो गैर कानूनी तौर पे काम कर रहा है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं गैर कानूनी तौर पे कर रहा हूँ। यस, हमारे काम चल रहे हैं। इस दफ़ा ये जो नई गवर्नमेंट आई है, कितने सालों से चल रहा है ये काम पाकिस्तान में? देखिए जी, पाकिस्तानी वी वर लकी एंड अनलकी बोथ। हम वी वर लकी इन दिस सेंस कि 1972 में जब पहली दफ़ा एक्यूपंक्चर का नाम वर्ल्ड ने सुना तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे जिनको चाइनीज़ ने अपने पास बुलाया, उनको ट्रेन किया और वापस भेजा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1972, जिसमें किंग एडवर्ड के प्रिंसिपल्स, वहाँ के एनेस्थेटिस्ट, ये लोग शामिल थे। लेकिन अब जो पेन मैनेजमेंट है ये कब से है पाकिस्तान में प्रैक्टिस? पेन मैनेजमेंट जी, वो अपना ढोल नहीं बजाना चाहिए, बट सन 2000 में जी वी आई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। 19 इयर्स जी, 20 इयर्स जी, 20 इयर्स भी रिकॉग्नाइज हो सकी तो ये तो बड़ा अलार्मिंग है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, क्योंकि लोग शायद फास्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। नहीं जी, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा प्रोफेशनल्स नहीं हैं जिनके लिए लॉ बनाया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। फील्ड में उतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। अब आके पिंडी में ब्रिगेडियर सलीम हैं, उन्होंने कुछ काम शुरू किया है और उसमें MSCs इन पेन मैनेजमेंट जो हैं वो पाकिस्तान में पहले प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं। बट अभी भी उन जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इतराज़ है और उनके प्रोफेशनलिज्म पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमारी इन्फॉर्मेशन में तो इजाफा हुआ है, देखने वाले लोग भी एक्यूपंक्चर और पेन मैनेजमेंट के हवाले से अवेयरनेस उन तक गई है। एक ब्रेक लेनी है और जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और हमारे साथ बहुत ही अच्छे, खूबसूरत और हंसते मुस्कुराते और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मेहमान होंगे। तो हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और लोग कहते हैं, आई डोंट नो वो ठीक कहते हैं नहीं, क्योंकि लोग मानते हैं इस बात को कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं कि वो खुद भी हंसते हैं और लोगों को भी हंसाते हैं। किसका जिक्र हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं कि मुस्कुराने का फन सबको नहीं आता, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में हमारे दो मेहमान मौजूद हैं जिनको आप मुख्तलिफ जगहों पर काम करते देखते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर देखते हैं, और वो उनका काम सिर्फ एक ही है, हंसना और हंसाना। तो तारुफ करा देते हैं, सखावत नाज साहब और सलीम अलबेला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू हमारे इस शो पे आने के लिए और हमारे इस सेट को चार चांद लगाने के लिए, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि कभी कुछ सिंगर आए तो लोग उनका गाना सुनकर दीवाने हो जाएं। अब आप आए हैं आज, तो यकीनन आज तो फिर मुस्कुराहटें, इसका मतलब है हम भी हंसेंगे और हमारे देखने वाले भी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके इस प्रोग्राम का शुक्रिया, दुआ जी का शुक्रिया, वो कैमरे वाले भाईजान उनका शुक्रिया, जो लाइटें जिन्होंने लगाई उन्होंने शुक्रिया, और सुबह सुबह साहब का शुक्रिया, और सुबह सुबह ट्रैफिक में हमें जो जगह मिली उनका भी शुक्रिया। आपको वैसे जगह चाहिए कितनी होती है? इतनी में से तो निकल जाते हैं। जगह तो होती है, बंदे बड़े जगह तो दिल में होनी चाहिए। वैसे मैं सड़कों पे बात कर रहा हूं। दिल की जगह से गुजर लेते हैं आप। वो जो दिल में जगह होती है उसमें दिल गुजरना नहीं चाहिए, दिल में रहनी चाहिए। क्या बात, खूबसूरत बात। ये बात आपकी फेंकने वाली है। मतलब कि फेंकने वाली नहीं, इस पे गौर करना चाहिए। और माशाल्लाह लगा ले आप, इतना बरीक है सलीम भाई, अंदर ही कोई नहीं हैगी, सारा धागे का काम होया है, हैंडमेड बना हुआ है माशाल्लाह। एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। आपने जो बात की कि हंसने हंसाने का काम है, इससे अलावा और भी बड़े काम है, लेकिन ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को हंसाएं ताकि लोगों को एंटरटेन करें। को आज सुबह सुबह आपके शो में आए हैं, सुबह सुबह जो भी लोग हमें देख के हंसेंगे उनका सारा दिन बड़ा अच्छा। आपको पता है ये जो स्ट्रेस का एटमॉस्फेयर है हमारे पाकिस्तान में, सियासत को लेकर, महंगाई को लेकर, डिप्रेशन तो हर तरफ जी, और उसमें आप लोगों का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र तो जितना भी किया जाए वो कम है, लेकिन हमारी एक ड्यूटी अच्छे हंसाने वालों में लगी, लोगों को खुश करने वालों में लगी हुई है। इसका बहुत बहुत हम शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खुद कभी अगर आप टेंशन में हो, किसी डिप्रेशन में हो, तो क्या हंसना हंसाना भूल जाते हैं आप, या इसी तरह इसी मोड में रहते हैं? नहीं, फिर हम आपस में मिलते हैं घर से निकल के। दोनों का दिल नहीं करता फिर हंसने को। नहीं तो फिर दोनों, लेट्स सपोज दोनों टेंशन में है या कोई डिप्रेशन है, कोई इस तरह को मसला चल रहा है, तो फिर मिलके क्या बात करते हैं कि खुद ही से हंसना शुरू कर देते हैं? मिलके भी बात यही होती है कि सुना तेरे की हालात ने, मेरे भी यही ने। पिछले दिन सलीम भाई बीमार सन, मैं हॉस्पिटल गया, इन्हों की खबर लैन, इन्हों ड्रिप लगी सी, ड्रिप लम्मी पई सी, इन्हों टंगिया सी। मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या? कहते जी बहुत सीरियस स्टोरी सुना रहे। उन्होंने कहा जी वध लगी। मैं पूछा ये क्या जी? कहते वध लगी सी, कड्ढन डे। हाँ, कमजोरी बहुत ज्यादा है ना। मैंने तो केला छीला तो मुझे 1 घंटा खलियां पड़ गई। तो ड्रिप किस चीज की लगी हुई थी? वो वैसे हवा की ड्रिप। अच्छा, पानी वाली भी नहीं थी। अच्छा, ओके। मतलब सेहत ऐसी है ना भाईजान की। तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, अद्दी लुआई ऐसी दोनों। जी, मैं आपसे सवाल करने लगी थी, आप कॉमेडी में किसी से मुतासिर हैं, तो मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से मुतासिर हैं। नहीं, ये अल्लाह का करम है कि हमारे बड़े जितने काम करने वाले थिएटर के लोग और फिल्म के लोग हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ इस हवाले से, तो हमने उनको बड़ों को फॉलो किया, उनको देखा। स्टेज के लेजेंड है जिनको हमने फॉलो बहुत ज़्यादा किया, अमानुल्लाह साहब, उनके बाद सुहेल अहमद साहब के साथ बहुत ही काम किया, बहुत ही मतलब हमारे काम में निखार उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आया। ठीक है, तो मस्ताना साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बब्बू बराल साहब, आबद खान साहब, शौकी खान साहब, अलबेला साहब। इन लोगों को देख के शौक पैदा हुआ? जी जी या जी, खुद से था? इनको देख शौक तो होता ही है, गॉड गिफ्टेड होता है। फनकार जो होता है अपने मोहल्ले से ही शुरू हो जाता है, हरकतें शरारतें करने। मतलब एक होता है जिसको फॉलो करना जो। लेकिन सखावत भाई की खुशकिस्मती ये कि इनको टीम बहुत अच्छी मिली, लाहौर में आते ही सुहेल अहमद के साथ बहुत काम किया, इन्होंने बड़ा सीखने का मौका मिला। अफजाल अहमद साहब के साथ तमासील में किया, मतलब जो फैमिली के लिए खेल किए जाते थे उसमें हिस्सा डालने का मुझे मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म इंडस्ट्री में आज तक भी 2 बातें कहता हूँ कि अगर थिएटर की कॉमेडी पर हम आए ना पंजाब में, तो अमानुल्लाह से आगे कोई नहीं जा सकता जितना उन्होंने काम किया। अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके साए हमेशा हमारे सरों पे सलामत रहें। और कराची में चले जाए तो मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब,
बाकी बहुत बिल्कुल, बड़े बड़े बिल्कुल फनकार ऐसी, वहाँ पे बिल्कुल भी। ऐसी। तो फिल्म की कॉमेडी रंगीला साहब और मुनव्वर शरीफ साहब से बाद कोई भी बंदा आ जाए वो उनसे आगे नहीं निकल सकता, इतना उन्होंने काम किया। तो मेरे ज़्यादातर फिल्म के हिसाब से मुनव्वर शरीफ साहब को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और फॉलो और किया। सलीम साहब? सलीम साहब तो अलबेला साहब के वैसे शागिर्द है, शागिर्द हूं उनका। तो अलबेला साहब ने उन सब लोगों के साथ काम किया है। और अलबेला साहब वो कॉमेडी के प्रोफेसर लोग हुए, उन्होंने मतलब तो सलीम साहब, ये हमारे सोसाइटी में बड़े पहलू, फनकार को जो हम ऑब्जर्व करते हैं बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है, वो चाहे किसी भी फ़न का माहिर हो। तो आपको कितनी मुश्किल आई इस फील्ड में अपनी पहचान करवाना? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा आई। 92 से हम काम कर रहे हैं, 92 पे काम कर रहे हैं, 92 पे बैठे हुए और आज 92 से ही मतलब आप तो आज ही शुरू हुए हैं फिर। तो आज देख लें, आज 2019 के भी है, नहीं ये 19 भी हो जानी मतलब। लगता है वो लड़ने लग गए, हम ब्रेक पे चले जाते हैं। 92 पे बैठे तो हुए मजे हैं। की बात है, ब्रेक में चले गए तो सिर्फ हम देख सकेंगे। नहीं, आप ब्रेक पे ना जाना, हम अकेले रह जाएंगे। और जैसे भाईजान ने अभी पूछा कि आप लोग जब टेंशन में होते तो अक्सर लोग यही बात पूछते हैं कि आप टेंशन में होते तो ये क्या होता है भाई। मतलब शोभा हर बंदे का एक है, किसी के हंसाने की ड्यूटी है कि आप माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपने कहीं नहीं जाना। Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन। सखावत और सलीम साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक में मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया, सीरियस जो बात है। अब कुछ सीरियस सवाल तुम्हें निकाले? नहीं, मेरे पास कुछ सीरियस सवाल नहीं है। सुबह आते हुए आप बता रहे थे कि रास्ते में क्या एक वो ट्रैफिक वाला सीन अभी जो ये आप तो बता रहे ऐसे थे। हमारा कौमी खेल है, इशारा तोड़ना या कोई ऐसी बात करना, मतलब इशारा इधर ला खुला है, लंघन इधर होंडे है, पिछों गड्डी मार के कह ये जो भी बता रहे थे इधर अन्ना हो पहुंच गया। के ऑफिस के बाद एक जो वाकया हुआ था, क्या था जरा वो दोबारा बता दें। कौन सा वाला? ये जो ये नहीं, बहुत से वाकयात हुए हैं। ये जो अभी बता रहे थे आप। नहीं ब्रेक वाकया में। बहुत ज़्यादा होते हैं, सलीम भाई के साथ वाकया होते रहते हैं नहीं, अक्सर। अब तो देखें ना, ई चलान आ जाता है घर पे। वैसे काफ़ी लोग समझ गए हैं। हाँ। और हमारे घर में ई चलान आया, मेरी नानी रोन लग पई, कहती अब देख ला तेरे प्यो ने मैंने तलाक पे। वो मैं कहा नानी जी पढ़ो तो सही। नहीं, ये चलान दी नुक्कर पार्टी सी, उन्होंने समझा कोई ऐसा मैसेज आ गया है। पहले दौर में होता था ना जो खत की नुक्कर पटी हो, तो उसमें समझते थे कोई डेथ हो गई, कोई इमरजेंसी होगी। अच्छा, वो उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो वो सलीम उसकी भाई। नुक्कर फटी हुई थी है? जी जी जी। वैसे तो ये अच्छी चीज है ना, ये ऐसे चला- सादे लोग थे ना, भी कुकड़ दी बांग ते उठ पैना हाँ। सुबह सुबह। कई मोटे ते रख के फसलां टुर पड़ा भी टाइम ते वेख लो, कुकड़ भावें अपनी टेंशन चो। कुकड़ में भावें बिल्ली पई होता। और अब कैसे उठते हैं लोग? अब भी वैसे ही उठते हैं, लेकिन अब जरा ड्यूटी पे कुकर गायब हो गए रे। ऐसे पैर च अखबार फसा के अग लानी पैंदी, फिर उठदा। अच्छा सॉरी, अखबार भी ताज़ा हो तो फिर पुराने ना नहीं उठ जाते। नहीं, अच्छा मैं ना एक सीरियस सवाल भी पूछना चाहता था आपसे। अच्छा, वैसे साढ़े मुंह है सीरियस वाले। आप क्योंकि मैं तो डॉक्टर को गया, सीरियस सवाल जो जमील Serious पूछना चाह सवाल- रहे थे, मैं serious सवाल ये पूछना चाह रहा था। सेहत का राज आप पूछना चाह रहे इनसे थे। पूछना चाह रहा था कि अच्छा। सेहत का राज क्या है आपका? रोज रॉ वाली मशीन चो लंघदा। ऐसे तो ਹੁਣ 2 दिन हो गए वो बंद हो गए, मैं कितों लगा 10 मिनट। एरो दी मशीन जिम ते नहीं हाँ। है, उत्थों लंघ के जाना है। ਤੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਮ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮਣ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਮਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ 5 ਮਣ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਮ ਵਾਲੇ रेडी ਲੱਭਦੇ तक आ ਫਿਰ। गए थे वैसे। रेडी चल गई थी? हाँ माशाल्लाह। नहीं, देखो रेडी जी, तक ले आए थे ये। सलीम भाई आप शादी के बारे में क्या कहेंगे? खूबसूरत मियाँ बीवी हो गए, कितनी हंस खेड़ की जिंदगी लंघती है। अच्छी बात है। और कैसे इकट्ठे शो कर रहे हैं, देख लें जी, माशाल्लाह। मसला है हमने अब ये- रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारी ऐसा- दुआ है कि आप इसी तरह इकट्ठे रहे। लेकिन शादी को कितनी देर हुई है? अभी पूछ लेते कितनी देर होगी शादी को? मेरे ख्याल में। हाँ लो, तीसरा महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ। लड़ाई शुरू होने लगी है। कैसे हो तुम? तुम्हें ये भी नहीं पता? हो गए हैं। नहीं, 15 को होगा ना तीसरा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ कोई गल नहीं हो ਜਿੱਥੇ जाता। ਖਾਤਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ या फिर सलामियां काट के देखना तारीख पई होगी। फड्डा शुरू होने लगे भाई। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप अब लड़ना नहीं हमने। हाँ, अभी पता चल गया तो फिर 3 महीने हुए, वो कह रहे 4। कैसे हो तुम? बहुत भी तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं, मैंने तो अकलमंद समझ के शादी की।
तुम्हें तो ये भी नहीं पता शादी को कितने दिन महीने हो गए, कितने बहुत डफर हो गए, बहुत डफर। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि हमारी सीक्रेट्स आप तक कैसे गए कि हम बहुत लड़ते हैं। नहीं, पढ़े लिखों की लड़ाई भी ऐसी होती ना। क्या क्या कह दिया था तुमने? देखो ये बात नहीं, रॉन्ग मैं भी हूँ लेकिन गलत आप भी हो, ठीक है ना। देखो अब कोई नहीं देख रहा, अब चपेड़े मार लो। अब नहीं है ना कोई, अब खुश हो। अब मैंने कह दिया ना कॉर्नर वाला पढ़े लिखों की लड़ाई ऐसी होती है। ऐसे ही होती है, पढ़े लिखों की ऐसी होती है। जिਵੇਂ अमानुल्लाह साहब कहते हैं, अमानुल्लाह साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग सारा गुस्सा गाड़ी पे निकालते हैं। अब बोलो क्या कहा था? मैं नहीं जाऊंगा तो तुम क्यों आई थी? जब मना कर दिया तो चाचे को बुलाने की जरूरत क्या थी? क्या सारा गेरां ते गुस्सा कर जा कल ही रहने। हाँ, ते अनपढ़ बंदे ने धौणों फड़ी हुंदी, की चाहनी आ? तलाक लैनी आ? दवा तैनू तलाक। और रक्शे वाला कहता भैणा तेनू तंग करदा ते मेरे हाल चल। गांव में रहने वाले लोग और मतलब सादगी होती। शहर च पढ़े लिखे लोग ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, आप जैसे दुल्हा दुल्हन खूबसूरत एक दूसरे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ, ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਉਂ ਬਾਰ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਢੀ ਇੰਜ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਐ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ? ਅੱਗੋਂ ਦੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ नहीं ਵੇਖਣਾ। आजकल तो मेकअप वाला भी बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना, मेकअप रिमूव करो तो क्या निकलता है पता ही नहीं चलता। नहीं पहले तो यकीन करो महीना पहले दही ला के मुंडे ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। नहीं यार, ताकि उसको रूप ना पता लगता ਸੀ ਲਾੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ। अब तो रेडीमेड शादी होगी, शादी हाल में कितने बजे बारात है जी? 10 बजे तक हाल है, 9:30 में आऊँगा। उसके बाद बुरा हाल। तो पहले तो देखो 2-2 हफ्ते पहले आ जाना, मंजियाँ इकट्ठियाँ कर रहे हैं। ये वैसे कल्चर खत्म हो रहा हमारे मुल्क में। कल्चर मतलब के शादी वाले घर से एक महीना वो चावलों की खुशबू नहीं जाती थी, क्योंकि उधर ही तो पड़े होते थे, घिओ भी होते पे है। हमेशा चौल वाली बोरी चो निकले विचों निकलते खोलते विचों इंज धौण करनी। वो होंदा है, कहते ये कर्नल से चौल लवो, ये निकलेगा। मेरे घर में इससे और ज्यादा हंसा नहीं जा सकता। कोई सीरियस डिस्कशन की तरफ एग्जैक्टली मुझे ये बताया। पढ़े लिखे लोगों की शादी भी और होती। क्या बात? मतलब खूबसूरत दुल्हा दुल्हन विआहां ते लोग आंदे, खुशबुआं लगियां ने, महफिल होर हो गई, 4-4 खाने पक्के ने। हाँ, फोटो सेशन हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आंदे लिफाफे च पैसे पाए, लाड़े नूं फड़ांदे, ये रख लो बाद चों गिणदा 5000 7000 10,000, लाड़े दा लख सिद्धा हो जांदा। ते पेंडू सत्त जी विआह ते आउंदे ने ते 100 रुपया दे के कहंदे हुंदा लिख लई। बल्कि साथ बर्तन भी लाते भी, ऐसे मेरा सालन पा दियो। बहुत होगी शादी, बहुत होगी शादी, बस मेरी बात। और सर मेरी अपनी शादी विआह पिंड होण लगी सी। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਯਾਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। 3 ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੰਜ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਕਿਆ? ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਕਿਆ। ਜੰਜ ਟੁਰ ਕੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਏਡੀਆਂ। ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੇ ਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੁਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਹੈਲੋ अल्लाह अल्लाह करके कुड़ी वाला शादी टॉपिक बस नहीं है, तो शादी होगी इधर एंजॉय तो करो ना। शादी टॉपिक बस। मेरा मामा, उसको मैंने पूछा, बहुत पुराना है, मैंने कहा मामा मामी ने घुंड कढ़िया ही? कहना नहीं पुत्र, उधर ते उन्हें पिस्तौल कढ़िया। बहुत अच्छे डाकू नाल ब्याह कर रहे थे। आपको थिएटर, पाकिस्तानी थिएटर का शादी की बात अभी थोड़ी सी रहती है, आपकी भी हुई है। आप सवाल कर रहे हैं। बस शादी बस। मतलब पहला दौर होता ना, शादी थी, हो गई। दुल्हन की मतलब रुखसती होती थी, उन्हें रो रो के मत मारी हुंदी सी। मामे दा मोटा कज्जल नाल भरिया, सारा मेकअप है, अखां नूं गई, अखां नूं गई। कुड़ी भी रो रो। पढ़े लिखे लोग हैं, मेकअप ते बहुत पैसे लगदे ने। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। लाखों का मेकअप, दुल्हन ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ज्यादा एक्सपेंस होता है आपको। लेटेस्ट कुड़ी मतलब ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਰੋ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੁਲਹਨਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਰੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਰੋਂਦੀ क्यों नहीं? कहती मैं क्यों रोवां, ਉਹ ਰੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। चलिए मैं सीरियस सवाल कर लेती हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की कॉमेडी में आप क्या फ़र्क देखते हैं? नहीं, पाकिस्तान की माशाल्लाह कॉमेडी और यहाँ के फ़नकार इंडिया में
है हमारे से सर्कट उनका बड़ा है, मीडिया बड़ा है, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट बड़े हैं। पाकिस्तानी लेकिन आर्टिस्ट, उनका पाकिस्तान सारा में जो जितना टैलेंट है ना वो पेपर इंडिया में वर्क नहीं होता है हमारा, जितनी भी कॉमेडियन यकीन करें इधर फिल्मबत्ती होती है, आमद है। सिचुएशन आमद की। और फिक्रे की कॉमेडी आज तक इंडिया में नहीं हुई, जो हम अच्छा, फिक्रे की कॉमेडी। इंडियन खुद इस चीज को बड़ा सराहते हैं, वो मानते हैं, खुद कहते हैं, बिल्कुल सही। मानते हैं इस चीज को कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है कॉमेडी का, थिएटर का, इंडिया में वैसा प्रोड्यूस ये नहीं। हमारी- सहाबत भाई हम जाते हैं बाहर कनाडा यूरोप वगैरह में शो करने के लिए थिएटर, और सरदार भाई हमें इतना लाइक करते हैं उधर, इतने इतने ड्रामे रखे हुए हैं। अभी हमारी ये खुशनसीबी है कि थिएटर हमारा इतना पॉपुलर था उस वक्त। इंडिया के सुपरस्टार ने जो लोग, वो सौगात के तौर पे हमें पाकिस्तान से जो फरमाइश करते थे वो पाकिस्तानी ड्रामे उधर से लेके आना। धर्मिंदर साहब के घर में हमारे हर ड्रामे की सीडी पड़ी हुई है। जो लोग हमारे उधर बड़े गए हैं, अमानुल्लाह साहब या और लोग गए, उन्होंने आगे हमें बताया कि ये ऐसे वो आपको चाहने वाले लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि इंडिया का कोई ऐसा फिल्म का बड़ा छोटा फनकार नहीं है जो स्टेज के आर्टिस्टों को ना जानता हो। फिल्म के लोगों को भी जानते हैं, लेकिन स्टेज जो उनके घर में एक जैसे होता नहीं कि लाइब्रेरी में रखे हुए चीज़ें, ऐसे उन्होंने अपने घरों में ये चीज़ें रखी हुई। और जॉनी लीवर भाई के मतलब वो भी बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं उधर, फिल्मों के बेहतरीन कॉमेडियन। उनके अभी भी मैसेज आते हैं कि भाई आप ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं लिखने के बगैर, हम तो नहीं कर सकते, आप कैसे कर लेते हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक पंजाबी फिल्म की थी इंडियन, जिंदुआ के नाम से। तो पाकिस्तान और इंडिया के आर्टिस्टों का एक मसला सा बन गया था, फिर वो मेरा काम रोल निकालना पड़ा उनको। लेकिन वहाँ पे जाके लोग भाईजान कदरदान बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, इतनी इज्जत अगले सामने वाले फनकार को, यानी हमें पाकिस्तान के लोगों को देते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत है ना लोग, मतलब लाइक जहाँ भी देखते हैं हाँ जैसे आर्टिस्टों वो तो माशाल्लाह, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोग उतर के तस्वीरें बनाते हैं। यार इस पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है। तस्वीर बनाते बनाते नाल सलीम ਨੂੰ कह रहे होंगे बड़ा ਤੁਹਾਡਾ डिग्गे बेर वर्गा मुंह है। मतलब बेर के हो जाऊंगा, मतलब नीचे गिरा होता जो ज्यादा ना गिरा हो बस, नजरों से ना गिरा हो, वैसे गिरा ठीक है। तो ऐसे लोग हमें समझते कि 24 घंटे ये कॉमेडी का, हम पेट्रोल भी डलवाएं तो वो कहते की गल है आज तुसी बड़े सीरियस होए हो। हमारे उस्ताद इरफान खोसर साहब, पेट्रोल महंगा है तो इरफान खोसर साहब हमारे उस्ताद जी पेट्रोल पंप पे खड़े, तो बंदा आया पेट्रोल डालना, डालते डालते कहना भाजी वाह भाजी अज बड़े सीरीयस हो। कहते हाँ यार अज मेरी तबीयत नहीं ठीक, नहीं तो तेनों पता तेल पवांदा मैं कितना नचदा हूं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपने कहीं नहीं जाना। Stay with us. इनकी आवाज बहुत अच्छी है, मैंने सुना हुआ है इनको एक टीवी शो में। यस, सलीम मनवेला साहब और इनकी बहुत अच्छी आवाज है यकीन। सलीम साहब खूब आवाज दोनों की माशाल्लाह बहुत तो अच्छी है, दोनों से सुन गुनगुनाने लेते में बहुत अच्छे हैं आप, ये सुना है हमने। हाँ ये तो है। तो हम फिर थोड़ा सुनना भी चाहेंगे आपसे, जी फरमाइश आ गई है। सखावत साहब दी मान लो साड़ी खैर। शुरू करो यार, गा तो मैं नहीं हम बैठा। प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है, बस शौकिया गा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर भी हो जाए थोड़ा सा। वैसे गाना इसने छोड़ दिया था, 2 बारी मुंह माइक च बज गया तो मतलब आगे से वो डिस्टर्ब होता और है। फिर डॉक्टर ने कहा जी माइक के बगैर गाया करें आप। चले अब कॉलर पे है माइक, छोड़े माइक, माइक का साइज तो देखे। अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, माइक कहीं भी उसके मुंह पे जरूर लगता है। बस किसी का मुंह ऐसा होता है ना, आपके तो मुंह कोई नहीं लगता। हो जाए हो जाए। फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझना, वे फड़ वंजली बदल तकदीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझना, फड़ वंजली बदल। वाह जी वाह, कमजोर रांझा। अखा तेनू वेखिया ते हो गईयां तेरियां, मेरियां ते सावां हुण रहियां नहीं ओ मेरियां, वाह मेरियां ते सावां हुण रहियां नहीं ओ मेरियां, सच्चे प्यार दे गवा पंज पीर रांझना, तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझना,
फड़ वंजली बदल। वाह 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 वाह, क्या जी जी बात है। बिल्कुल आ गए। वो मुझे कह रहे हैं मतलब समझ आया। मतलब ही समझा दे। वंजली जो रांझे के पास थी, बांसुरी जिसको बांसुरी। कहते हैं, ठीक है, बांसुरी वो ते- कहते पकड़ वंजली और बजा मेरी तकदीर चेंज हो जाए। अच्छा वैसे मुझे फड़ नहीं आया था वंजली क्या समझ। मैं यही तो कह रहा था कि बदल लाइक, तकदीर मतलब रांझा। मुझे आदत हो गई है इसकी। तुम्हारे जो तुम बजाते हो। ये देखिए उस जमाने की शायरी भी बड़ी खूबसूरत। शायरी भी, और रांझा भी बड़ा सुरीला आदमी था। इससे ज्यादा उसका बजाना जो था ना, वो ही हीर को लेके फिर रहा था। राजा बहुत बरीक आदमी था। बरीक आदमी था, कितना कर? इतना भी नहीं था। नहीं ज़हनी तौर पे यार। तो जमील अच्छा, रंजन- सखावत साहब से भी सुनना मैं भी चाहेंगे। वैसे यही कहने लगा था नहीं, कि मुझे गाना बिल्कुल ही नहीं आता। अगर शौकिया भी नहीं गाते। शौकिया भी नहीं गाता तो नहीं, मजबूरन नहीं भी नहीं गाते। मैं गाता। नहीं पढ़े गए हो देखो। वो नहीं उन्होंने गाते बता हैं, दिया सलीम कि साहब गाते कह रहे हैं हैं। नहीं। नहीं, अभी मतलब आपको सुनाया कभी? बड़े गाने इन्होंने वाकई? बल्कि रिकॉर्ड करवाए इन्होंने तो। अच्छा कोई माइक नहीं है, माइक के बगैर मैं नहीं गाता। माइक लगा हुआ है, आप बोले आवाज जाएगी, ऐसी दुनिया को जाएगी आपकी आवाज। देखें उधर राशि, देखें कितना लगा, वो देखें ऑफिस के लोग हमारे खड़े हैं। आप ऑफिस थिएटर के खड़े हो कहते उठो असि ताला लाउना। नहीं, और नहीं, आप वो आपके थिएटर- फैंस हैं, आपके फैंस हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं वो। थिएटर पे जितने भी कॉमेडी गाने हैं ना, इन्होंने पैरोडी की है, यकीन करें इनके ही हैं, वो हिट है। ओ हाँ यस, वो पैरोडी वाले तो बिल्कुल, ये बात हाँ, तो वो जरूर- तो कॉमेडी में थोड़ा सा चल जाता तो है। पैरोडी वाला ही हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो हीरा जी आपकी वाला ही। शादी हुई है ना, तो वलीमे पे वो गाना बना हुआ था जिसको स्टेज पे मैंने आपको सुनाया था। डेडिकेट कर दे, डेडिकेट तो कही जो तेरी खैर। ठीक है, वो मतलब खाने पीने की चीज़ें उसमें आती हैं, उससे थोड़ा सा उसकी पैरोडी की हुई थी। ये वलीमा पकी वो कड़ी कर गई कैसी जादूगरी, ये वलीमा पकी वो कड़ी कर गई कैसी जादूगरी, प्लेट मेरी तूने छीन ली है, अभी चांपे तो वैसे ही पड़ी, ये वलीमा पकी वो कड़ी कर गई कैसी जादूगरी, प्लेट मेरी तूने छीन ली है, अभी चांपे तो वैसे ही पड़ी, मैं भूखा हूँ परदेसी हूँ, बोलो समझाऊँ मैं अब ये किस किस को, दिल में मेरे है जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, दिल में मेरे है जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, जर्द डिस्को। मतलब जर्दा डिस्को। हाँ जर्दे, हाँ जी। ओके, मतंजन डिस्को, जर्दा डिस्को। सर्दी फुल थी, हलवा पूरियों का मौसम था, गुड लक मेरी वो दुल्हा मेरा कजन भी था, सर्दी फुल थी, हलवा पूरियों का मौसम था, गुड लक मेरी वो दुल्हा मेरा कजन भी था, याद है मुझे वो फनकारों की दावत थी, जहाँ पे मैंने भी चरगा काफी रगड़ा था, वहाँ फिरनी भी थी, ऐशावा वहाँ रहता भी था, ऐशावा वहाँ फिरनी थी और रहता था, मैं सोच रहा था खाऊं किस किस को, दिल में मेरे है जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, Very nice, दिल very में nice, मेरे very है nice. जर्द Outstanding, डिस्को। outstanding. वेरी नाइस भाई। आप हंस के थक गए। नहीं जर्दा खा खा ये के मेरा ख्याल भाभी से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं डोंट टेल हम हंस के जितना आपने सादी में लादा मैनू पूरा महीना इंज रहना पड़ा। गाजर का हलवा था, साथ में रस मिलाई थी, नालो नाने सब्ज चावी बनाई सी, गाजर का हलवा था, साथ में रस मिलाई थी, नालो नाने सब्जी चावी बनाई सी, इन्नी क चा मैं कप दे विच भी पाई सी, गर्म बड़ी सी पता नहीं ताजी ओ ना बनाई सी, जदों कुट में भरिया ऐशावा मेरा तालू सड़िया, ऐशावा जदों कुट में भरिया तालू सड़िया, मैं कहा दफा कराओ डोल दो इसको, मेरे जर्द डिस्को। ब्रेक टाइम, इट्स ब्रेक टाइम। Thank you.
आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमारे सेट पर इस वक्त आपको हल्की हल्की गिटार की आवाज़ आ रही होगी, तो आपको बताएं ये हमारे साथ तो हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराएंगे। लेकिन चूंकि हमने आपसे वादा किया था कि अपने हर प्रोग्राम में आपको एक नए टैलेंट से मिलवाएंगे, तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गिटार बजाना इनका काम है। आपका कौन सा काम है, आपका कौन सा ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है, आप हमें जरूर बताइए। हम भी आपको मौका देंगे, अपने सेट पर बिठाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और गिटार आपका पैशन है, राइट? बिल्कुल। अब आप अपने बारे में कुछ बताएं, इससे ज्यादा कि हम बताएं, खुद लोगों को बताएं क्या पैशन है आपका, क्या करते हैं आप, गिटार का शौक कब से हुआ, कितना अच्छा बजा लेते हैं, फिर आपसे सुनेंगे भी। वेल, बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट एंड गिटार का शौक ऐसे पड़ा कि जब छोटा था तो घर वालों ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया, रिलेटिव्स ने बताया कि आप जो हैं गाते अच्छा हैं। हाँ हाँ। तो फिर वहीं से शौक कंटिन्यू हुआ। और उसके बाद ओके। तो फिर आपको गाने का शौक कैसे पैदा हुआ और आपको कब ऐसा लगा कि मुझे गाना चाहिए? बस जब लोगों ने बताया कि आवाज़ अच्छी है, और उसके बाद एक इवेंट था हमारे स्कूल का, तो उसके अंदर कोई वॉलंटियर उन्होंने कहा कि आएँ और सिंगर बने, यहाँ पे स्टेज के ऊपर परफॉर्म करें। तो मैं एज अ वॉलंटियर चला गया, सबने भेज दिया। तो आई वॉज क्वाइट नर्वस बैक देन। तो जब मैं चढ़ा स्टेज के ऊपर और सबको देखा तो काफ़ी सारी ऑडियंस थी। बस देन आई स्टार्टेड राइट अवे। और उसके बाद चेयर्स वगैरह सारी ऐसी थी कि मज़ीद काफ़ी अप्रिसिएशन थी क्राउड की तरफ से। तो फिर वहीं से आई वॉज 13 एट दैट टाइम। ओके। लेकिन स्टडीज़ का बर्डन, उसके साथ ओ लेवल्स, ए लेवल्स, देन इंजीनियरिंग, उसके बाद सब कुछ, तो वो सब साथ लेकर चलना था। तो फाइनली आफ्टर गेटिंग डन विद माई इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने इसको पहले गिटार बजाना सीखा या पहले आपको गाने के शौक पैदा हुआ? पहले ऑब्वियसली गाना था, लेकिन गाने के साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो फिर गिटार बजाना सीखा मैंने। और अभी कितना अर्सा हो गया आपको इस प्रैक्टिस में कि आप गा भी रहे हैं और गिटार भी बजा रहे हैं? लाइक 10 years। 10 years? एटलीस्ट 10 years। अच्छा, एक एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब है कि लोग तो आपसे अच्छा सुना रहे होंगे आज। हाँ, कुछ अच्छा सुना रहे होंगे। आप फिर आपसे पहले कुछ सुनते हैं, फिर श्योर, अगली बात। बिल्कुल। आपको मैं अपना गाना सुनाना चाहूँगा, पास तो मेरा। जरूर, श्योर। अच्छा, आपका अपना? जी, मेरा अपना गाना है। ओके, वेरी नाइस। इसी पे है वो मेरे ख्याल में, है ना? इसी पे है गुलाबी आंखें भी, राइट? Exactly, the scale is same। या तो फिर वो भी हो जाए साथ में। थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए इतने बड़े सिंगर को कवर करना। कोई बात नहीं। Let's try, let's give it a try। Sure। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो,
संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हों दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। माशाल्लाह जितना आपका हाथ सेट है, मैंने बहुत से गिटारिस्ट को बजाते हुए देखा है, आप माशाल्लाह बहुत, आप आई डोंट नो फ्लुएंसी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बहुत बहुत एक्सपर्टीज के साथ आप इसको प्ले कर। तो फिर आपके कुछ सीखना भी चाहते हैं, आपके कुछ दोस्तों में से कोई, आपके कुछ स्टूडेंट्स हो, ऐसा भी है जो मुझसे सीखना चाहते हो? हाँ, लाइक आपको आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके फ्रेंड सर्कल में लोग कहते तो ज़रूर हैं कि यार हमें भी सिखा दो, थोड़ा सा बता दो। तो फिर आपने ट्राई किया इस चीज़ को कि लाइक मैं सिखाने की तरफ भी जाऊँ? हाँ, मैं बस कह देता हूँ सीख लो, उसके बाद कोई आता नहीं है। ओके ओके ओके। बस वैसे ही देख के जब बजाता हुआ देखते हैं तो ठीक है सीख लो, जस्ट बीइंग अ नाइस गाय। जब वी मेट का भी गाना गाया? हाँ, जब वी मेट का गाना। हाँ, वो हम सुन सकते हैं? हाँ श्योर, प्लीज। ये एक सरप्राइज है कि वो गाना कौन सा पहले मुझे लगा था नहीं अभी देखिए, मुझे लगा शायद तुमने मेरे लिए कोई प्लान करके रखा। ये प्लान है ना, देखिए गाने का मैंने बोला नहीं लिरिक्स क्या है, वो अभी सुनिएगा, सुनिएगा। सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही ना 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 ला 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 ला। Thank you.
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हम टैलेंट तलाश करते रहेंगे और इसी तरह इस सेट का हिस्सा बनाते रहेंगे। अब्दुल रहमान आपके लिए और अपने देखने वालों को गुड लक। बिल्कुल। और क्या मैं कह रही थी कि अपने देखने वालों को इसी तरह से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट से भी हम मिलवाते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, ये सरप्राइज है। सोशल मीडिया की वो स्टोरीज जो वायरल हो गई है, यस, खुल के बताएंगे अपने नाज़रीन को। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। सोशल मीडिया की स्टोरीज पर जाने से पहले हम बर्थडे विश करना चाहते हैं अतीका ओटो साहिबा को। तो आप गाकर विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू अतीका ओटो की आज सालगिरह है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे ये शेयर करेंगे कि 12 फरवरी 1968 में पैदा होने वाली अतीका ओटो अपनी पुरकशिश शख्सियत और बेहतरीन अदाकारी की बिना पर जानी जाती हैं। और बहुत से लोग इनसे ये भी सवाल करते हैं कि आप अब तक इतनी यंग कैसे हैं। बिल्कुल। और अगर जमील इनके ड्रामों की बात की जाए तो इनके अनवर मकसूद साहब की तहरीर करदा ड्रामे सितारा और मेहरुनिसा के जरिए टेलीविजन पर इन्होंने कामयाब डेब्यू किया और उसके बाद दश्त, तलाश, अक्स, अंगारवादी, जुनून, आन, किरचिया, निजात, न जाने बहुत से ड्रामे इनके क्रेडिट पर हैं और इन्हें अरूज हासिल हुआ। बिल्कुल, ना सिर्फ ड्रामे बल्कि कुछ फिल्म्स भी हैं ऐसी जो इन्होंने की। खासतौर पर कामयाब फिल्मों में जो नाम है, जो डर गया वो मर गया, मम्मी और मुझे चांद चाहिए में भी अतीका ओटो साहिबा ने काम किया। तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये दुआ भी करेंगे कि वो ऐसे ही खूबसूरत, हंसती मुस्कुराती और कामयाबियों के झंडे गाड़ती रहे। आगे बढ़ेंगे और 60 लाख साल पुराने घोड़े की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं यहाँ से। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा ज़ूलॉजी की रिसर्च टीम ने ये तहकीकात के दौरान बाकियात दरियाफ्त की हैं और तलबा ने बताया है कि घोड़ों की दरियाफ्त शुदा ये जो खोपड़ी है इसका ताल्लुक भी उन्होंने एक खानदान से बताया है। जी हाँ, ये कदीम पुराना खानदान है और रिसर्च के मुताबिक ये घोड़े जो हैं ये इनकी जो दौड़ है और वो ये पदरी में पाए जाते हैं, जो इलाका है इनका। और दांतों के मुआयने से पता चला कि घोड़े सख्त किस्म के जंगली घास खाते थे। घोड़े की खोपड़ी को मजीद तहकीकात के लिए चीन भेजा जाएगा और मजीद रिसर्च में इसके जो मुख्तलिफ नो है उसको मालूम करने की वजूहात भी जानी जाएंगी। I got the word सिवा हेपिस। सिवा हेपिस, सिवा हेपिस एक खानदान से इस घोड़े का ताल्लुक बताया जाता है। अब सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम ऐसे ही आपके लिए बहुत कुछ लाते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है हमारे जाने का। बिल्कुल, हम जा रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।